हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे बुक के, ठीक है, आपका जो सामाजिक विज्ञान है वो पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हो तो 70 में आप लोगों का 65 नंबर जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, एक बार जरूर देखना और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद करना, ठीक है। ये क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, इन सबको रिसर्च किया गया है कि कौन से बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत सारे बुक, गाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बहुत सारी चीजें मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर से देखा गया है। फिर ये 100% पक्का वाले प्रश्न केवल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जरूर याद करके जाना, ठीक है। तो पहला प्रश्न, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। पूरा आप लोगों की तैयारी होगी क्लास 10 का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2020-2022 में आया हुआ है, देख सकते हो। जर्मनी का एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ है उसका संक्षेप में पता लगाना है। जर्मनी के एकीकरण का आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताना है, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। देखो, 2 एकीकरण हुए थे, आप लोगों को पता होगा। एक तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था और एक इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। जर्मनी और इटली का एकीकरण, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों आप तैयार कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का भी है, 2020-2022 में आया हुआ है, तो आप लोगों को जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उनका फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 2020 में आया हुआ, 2021, 2022 3 साल लगातार आया हुआ है। तो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरे बुक का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बता देता हूं। टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको याद करना है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा भी, ठीक है। 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसका आपको संक्षेप में अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। इटली का एकीकरण मैंने बताया था, 2 एकीकरण हुआ था, एक तो इटली का एकीकरण, एक जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो इटली का एकीकरण ये आपका 2020 और 2022 में आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं 100% आप लोग इसको रामबाण समझो कि यही आएंगे। ऐसे ही मैंने अगले साल बच्चों को बताया था, इससे पहले जो बच्चे पेपर दिए हैं और वो बच्चे तैयार करके गए थे, 87 मार्क्स, 95 मार्क्स, 90 मार्क्स लाए थे। क्योंकि लास्ट में मैं टिक लगवा देता हूं कि ये क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आप भी 90% लाओगे, ठीक है। कुछ नहीं होता सामाजिक विज्ञान में, नहीं आता बनाकर लिख देना, थोड़े थोड़े तो आपको याद ही आएंगे जब आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है उसका क्या अर्थ है, कारण लिखिए। आपको कारण भी लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 2020-2022 में आया हुआ है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन है उसका अर्थ भी बताना है, इसके कारण भी बताना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोगों को आपके बुक में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा, देख लो, याद कर लो। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप सामाजिक विज्ञान में कम पढ़े हो तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं कि आप ये वीडियो देखकर आप अच्छे से 90% ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में कब कब आया है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। 2020-2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया है उस पर एक प्रकाश डालना है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी है, 2020-2022 में आया भी हुआ है, ठीक है। तो सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको पता होगा। सत्याग्रह, सत्य की तरफ अहिंसा, यानी कि सत्य की तरफ आग्रह होना, ठीक है, सत्य बोलना, ठीक है। महात्मा गांधी जी, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपको 2023 में, जो आप लोगों का 3 मार्च को आपका पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है। इन सबका सॉल्यूशन कहां मिलेगा अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा आगे कि इन सबका आपको सॉल्यूशन कहां मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। पूरी तैयारी कराना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए।
जो महामंडी के कारण है उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी का है 2020-2022 में आया हुआ है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामंडी के कारणों की आपकी व्याख्या करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महामंडी का कारण आपको बताना है। महामंडी आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस चैप्टर में, ठीक है। तो महामंडी के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 कारण के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी 2021-22 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें यह पूछ रहा है कि जो 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा, ठीक है, बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आपका एनसीईआरटी का है, 2021-2022 में आया हुआ है। तो अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो समझो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। ये सारे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों के लिए कम से कम 10 दिन से आप लोगों के लिए रिसर्च कर रहा हूं कि कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वो वीडियो लाता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा सामाजिक विज्ञान का रहेगा। इनका सोल्यूशन भी बता दूंगा, आपका पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, आपका पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग आओ आगे 8 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है उसका क्या अर्थ है आपको ये बताना है। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी का है, 2022 में आया हुआ है। एनसीईआरटी का भी है, 2022 में भी आया हुआ है। तो आप लोग तैयार कर लेना। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है इसके बारे में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोग तैयार कर लेना। मैंने आपको जो चैप्टर्स पढ़ाया है उसमें ये सारी डिस्कशन किया है। क्वेश्चन 9 है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पहाड़ है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखो मृदा अपरदन तो हर जगह होगा, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे समतल क्षेत्र हो, कैसा भी हो, क्योंकि वहां मृदाएं होती हैं और मृदाएं होंगी तो मृदा का अपरदन होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। एनसीईआरटी का है और आपका 2020 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जो जैव और अजैव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी है, 2022 में आया भी हुआ है। तो ये सारे मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आपको सामाजिक विज्ञान में भी 90% लाना है तो जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। अभी आप लोग समय है, पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास बहुत समय है। क्वेश्चन नंबर 11 है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो या मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन जो है उसके लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, जैसे मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो, और मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण जो है, मतलब मृदा अपरदन होने का कारण क्या है, क्यों मृदा अपरदन हो रहा है, उसका आप लोगों को वर्णन करना है। 2020-2021 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 राज्यों के नाम बताइए। जो 3 राज्य हैं, जैसे 3 ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। देखो बहुत सारी मृदाएं होती है, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, बहुत सारी मृदाएं होती हैं। तो आपको वो राज्य बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है और काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, मुख्य रूप से कपास की खेती उगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का है, 2020 में आया हुआ है। तो जरूर आप लोग तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है। जो जैव विविधता होता है, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो। मानव जीवन में जैव विविधता का महत्व क्या है उसको बताना है, ठीक है। एनसीईआरटी का है, 2020 में आया भी हुआ है, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में अगर आप जो भी जानते हो वो लिख देना और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। मानव जीवन में जो जैव विविधता है उसका महत्व क्या है उसके बारे में बताना है, फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानियां लिखिए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उससे होने वाले लाभ और हानि बताना है। एनसीईआरटी का है बच्चों और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाभ और हानि आता है बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि, तो आपको लाभ लिखना है। देखो नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ होंगे, बहुत सारे लाभ हैं, जैसे नदी की लाभ होती है, जैसे ये भी एक नदी ही है, तो नदी से जो लाभ है वो आप लोग इसमें लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग समझो यहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि होती है, भारत की कृषि है, उनकी कोई 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, 3 विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, मतलब 3 विशेषताओं के बारे में बताना है अच्छे से। 2022 में आया, 2021, 2022 में। ठीक है, मतलब कोड, जैसे कोड होता है ना, कोड अलग अलग होता है, कहीं 2022 में इस कोड में, दूसरे कोड में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो भारतीय कृषि की कोई 3 आपको विशेषताएं बतानी है। जो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं हैं जिसके बारे में आप जानते हो या फिर बुक से पढ़े हो, कुछ भी आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि चावल या धान, जिसे धान कहा जाता है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल होता है या धान होता है कि खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, जो हमारा एनसीईआरटी का भी है 2020-2022 में आया हुआ। मतलब ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नहीं तैयार करोगे ना तो फिर आप लोगों का 80% या 70% से ज्यादा नहीं आएगा, और ये अगर आप तैयार कर लोगे तो 90% आपका फिक्स हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है टॉपर लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि है, भारतीय कृषि या कृषि, तो कृषि की 3 समस्याएं बतानी है। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं हैं कृषि के, तो 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। 2020 और 2022 में आया हुआ है, तो भारतीय कृषि या फिर कृषि के 3 समस्याओं के बारे में बताना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको मिल जाएगा बुक में, जैसे सिंचाई में अभाव, ठीक है, मिट्टी की शक्ति कमी होती जा रही है, जो खेत की शक्ति है, तो ऐसा करके आप अपने से भी लिख सकते हो बनाकर। अगर नहीं आता तो आप लोग बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 18 है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो परंपरागत होते हैं तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में बताना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और 2021-2022 में आया भी हुआ है। तो जो परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक तो परंपरागत संसाधन होते हैं, अपरंपरागत संसाधन होते हैं, लेकिन उसी को आप गैर परंपरागत भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ये संसाधन के बारे में पढ़ लेना है, ताकि आप लोग जब जाओ बोर्ड एग्जाम में तो लिख कर आओ, छोड़ कर मत आओ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन सब टाइप के क्वेश्चन। और अगर आप एक बार देखो, सामाजिक विज्ञान में ये होता है ना कि अगर आप लोग एक बार मन लगा के अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा। बात यह है ना कि वो भूलोगे नहीं, कुछ ना कुछ उसके बारे में याद रहेगा। और मेन हेडिंग अगर आपको याद है, मेन पॉइंट अगर आपको याद है सामाजिक विज्ञान में, तो वो मेन पॉइंट आगे हेडिंग डाल के आप बहुत सारा लिख सकते हो, पेज भर सकते हो। ये होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बना बना कर लिखा जाता है, किसी को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, सभी लोग बना बना कर ही लिखते हैं सामाजिक विज्ञान में। 19 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे बहुत सारे स्रोत हैं, उनका वर्णन करना है। तो ये हमारा 2020 और 2021 में आया हुआ है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का आपको अच्छे से वर्णन करना है, ताकि अगर एग्जामिनर देखे तो लगे कि टॉपर की कॉपी है। क्योंकि अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो, अभी आपके पास बहुत समय है। सामाजिक विज्ञान का पेपर 3 मार्च को है और अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन कि सड़क परिवहन के 3 गुण। जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन के 3 गुण के बारे में बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन के 3 गुण अगर आपको नहीं आता तो पढ़ लेना। ठीक है, एनसीईआरटी का 2020 में आया। देखो सड़क परिवहन बहुत कम लागत में सड़क बन जाता है। ठीक है, अगर और परिवहन की बात की जाए तो उसके लिए काफी ज्यादा लागत लगता है, लेकिन सड़क के लिए कम लगता है। और ये जो मतलब ऊंची खाल स्थानों पर भी सड़क को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप और बात करो तो और को नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब सड़क परिवहन के बहुत आसान से लाभ हैं, गुण या लाभ एक ही होते हैं। ठीक है, तो आपको जो जितना आपको सड़क के बारे में पता है, ऐसे हेडिंग बना के 2, 3, 4 लिख देना जो भी आपको आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि परिवहन तथा संचार, जो परिवहन होते हैं तथा संचार जो होते हैं, ठीक है, साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। क्यों? मतलब किसी जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो हमारे परिवहन होते हैं जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जो संचार होता है जिसके द्वारा हम पूरे देश की खबरों को सुनते हैं, ठीक है, वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं?
मैंने पढ़ा रखा है एनसीईआरटी का, 2021 में आया भी हुआ है, तो तैयार कर लेना। 22 नंबर है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? जो गठबंधन सरकार होता है उससे आप क्या समझते हो? गठबंधन मतलब गठबंधन करना, दो जैसे दल होते हैं उनको एक साथ जुड़ना, गठबंधन होना, ठीक है। तो ये हमारा 2022 में आया हुआ है, तो गठबंधन सरकार के भी बारे में तैयार कर लेना, मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 कि संघवाद क्या है? संघवाद के बारे में बताना है, ठीक है। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद होता है, संघवाद के बारे में सबसे पहले आप बताओ 2-3 लाइन जो जानते हो और उसकी विशेषता बताओ, ठीक है। 2020, 2021, 2022 में आया हुआ है। 2020, 21, 22 तो 2023 में भी आ सकता है, क्योंकि लगातार आया हुआ है तो लगातार आता ही चला जाता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे विद्युत मोटर है, वो लगातार आता ही जाता है, तो ऐसे इसमें भी है। 24 नंबर क्वेश्चन, 1992 के संविधान संशोधन से पहले, जो 1992 में संविधान में संशोधन हुआ था उससे पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताना है, ठीक है। जो 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताना है बच्चों। और ये हमारा एनसीईआरटी का 2020, 2021, 2022 भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप मेहनत कर लोगे। आज देखो 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? जो भारत की विधायिकाएं हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं, औरत महिलाएं, उनकी प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, विधायिकाओं में, इसके बारे में आपको बताना है। और ये हमारा एनसीईआरटी का है, 2020, 2022 में आया हुआ है, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, भारतीय या बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं। देखो जातिगत असमानताएं हमेशा रहेंगी जब तक, देखो जातिगत असमानताएं रहेंगी, क्योंकि देखो ऐसा होता ना कि जाति के कारण आजकल बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का है, 2022 में आया हुआ है। एनसीईआरटी का भी है, 2022 में आया भी हुआ है, तो तैयार कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ लो आपका ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से आएंगे, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन। देख लेना, आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देके आओगे और मिलाओगे तो कहोगे सर इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो हर साल आते हैं, तो वो हर साल आते ही रहते हैं, ठीक है। 27 देखो कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र वो किस प्रकार से जो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखो सरकार जो जिम्मेवार हो, अच्छा हो, जैसे जिम्मेवार हो, उम्मीद उससे अच्छी हो, उत्तरदायी हो, वैध सरकार का गठन करता है। कैसे? एनसीईआरटी का 2022, 2020 में आया भी हुआ है। तो फिर आप लोगों को तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं। 28 नंबर है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र के सम्मुख हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में बताना है। 2021, 2022 में आया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर आप लोग फोकस करो कि विकास मापने का यूएनडीपी, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड है वो किन पहलुओं से, जो विश्व बैंक है ना, मतलब विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। एनसीईआरटी का 2020 में आया भी हुआ है। तो बच्चों तैयार कर लो, अभी आपके पास समय है, पढ़ लो, वरना बाद में कहोगे कि काश पढ़ लिया होता, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो संगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हो, कि 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो असंगठित कार्य क्षेत्र है, जो असंगठित कार्य क्षेत्र है उनसे आप क्या समझते हो और किन्हीं 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। 2020, 2022 में आया भी हुआ है, तो फिर तैयार कर लो। 31 नंबर है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। जो संगठित क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र होते हैं उनकी रोजगार की परिस्थितियां क्या है, उनकी तुलना करनी है। एनसीईआरटी 2020, 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो संगठित और असंगठित के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। देखो एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। जैसे देखो असंगठित अलग आ गया, हो सकता है संगठित भी अलग आ जाए, एक साथ आ गया, ठीक है। तो भाई ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। 32 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, लाभ बताइए, लाभ भी बताना है। एनसीईआरटी का 2020, 2022 में आया हुआ है, वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है, ठीक है।
33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का व्याख्या कीजिए। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए जो उत्तरदायी कारणों की आपको व्याख्या करनी एनसीईआरटी के 2021-2022 में आया भी हुआ है, तो तैयार कर लेना, आपका इतना इंपॉर्टेंट है। तो 34 नंबर क्वेश्चन, ऐसे कारकों की चर्चा करें, ऐसे कारकों की चर्चा करनी है जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण होता है। एनसीईआरटी है 2020 में आया हुआ है, ठीक है। लास्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है, जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण बताना है। देखो ये 35 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस 35 क्वेश्चंस को मैंने बताया, मतलब आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 35। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इतने दिन बीत गए, केवल 1 महीना पेपर बचा, ठीक है। अब आप बताओ कि आप लोगों ने 35 में से कितना क्वेश्चन याद है। जो 100% क्लियर है बच्चों वही कमेंट करना। सारे बच्चे आज कमेंट कर दो कि आपको इस 35 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस याद है, ठीक है। और जो नहीं याद है उसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, इन सब का सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके और आप लोगों को दिया जाएगा। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप बुक ले लो और ये टिक लगा लो कि हमें ये क्वेश्चंस याद करना है, ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया। 3 मार्च को जाओ, आग लगा के आओ, यही क्वेश्चंस आएंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे में आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।